फातेह बीत अल-मक़दस सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी रहमतुल्लाह अलैहि। क़िस्त नंबर 27। मेले के 3 माह बाद सुल्तान की फौज में 3 जुराइम की रफ्तार बढ़ने लगी। चोरी, जवाबाजी और रात की गैर हाजिरी। ये जुराइम इससे पहले भी होते थे, लेकिन ना होने के बराबर थे। फौजी मेले के बाद ये वबा की सूरत इख्तियार करने लगे। इन तीनों की बुनियाद जवाबाजी थी। चोरी की वारदातें उसी तक महदूद थीं कि सिपाही की कोई ज़ाती चीज़ चराकर बाजार में बेच डालता था, मगर एक रात फौज के 3 घोड़े गायब हो गए। सवारों और सिपाहियों की तादाद पूरी थी। कोई भी गैर हाजिर नहीं था। अगर इस नुकसान को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो अगली बार 10 घोड़े चोरी हो जाते। एला हुक्काम तक रिपोर्ट पहुंची। इन्होंने फौजों को तंबी की, सजा से डराया, मगर ये तीनों जुराइम बढ़ते गए। एक रात एक सिपाही पकड़ा गया। वो कहीं से कैंप में आ रहा था। इससे पहले रात को गैर हाजिर होने वाले सिपाही चोरी छपे संतरियों से बचकर निकल जाते और बचते बचाते आ जाते थे, लेकिन ये सिपाही लड़खड़ाता आ रहा था। संतरी ने इसे देख लिया और उसे पुकारा। सिपाही रुक गया और गिर पड़ा। संतरी ने देखा कि ये खून में नहाया हुआ था। इसे उठाकर अपने ओहदेदार के पास ले गया। इसकी मिरहम पिटी की गई, मगर वो जिंदा ना रह सका। मरने से पहले इसने बताया कि वो अपने एक साथी सिपाही को कत्ल कर आया है और इसकी लाश कैंप से न सिर्फ कुछ दूर एक खेमे में पड़ी है। इसके बयान के मुताबिक वहां 3 खेमे थे। वो लोग खाना बदोश थे। इनके पास खूबसूरत औरतें थीं। वो इन औरतों की नुमाइश फौजियों में करते थे। रात को सिपाही वहां तक पहुंच जाते थे। वो दूसरों को बताते तो वो भी चले जाते। वो खाना बदोश सिर्फ असमत फरूश नहीं थे। इनकी हर औरत अपने हर फौजी गाहक को ये तासुर देती थी कि वो इस पर फिदा है और इसके साथ शादी कर लेगी। बाद की तहकीकात से पता चला कि इन्होंने सिपाहियों में रकाबत पैदा कर दी थी। उसी का नतीजा था कि ये 2 सिपाही खाना बदोशों के खेमे में लड़ पड़े। एक मारा गया और दूसरा जख्मी होकर आया और बयान देकर मर गई। दूसरे सिपाही की लाश लाने के लिए आदमी रवाना कर दिए गए। इनके साथ एक कमानदार भी था। मरने वाले सिपाही ने रास्ता और जगह बता दी थी। वहां गए तो देखा कि सिपाही की लाश पड़ी है। खेमे नहीं हैं। वहां के निशान बता रहे थे कि यहां से खेमे उखाड़े गए हैं। रात के वक्त उनकी तलाश मुमकिन नहीं थी। सिपाही की लाश उठा लाए। इस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान ऐवबी को दी गई और ये भी बताया गया कि फौज में जुराइम बढ़ गए हैं और 3 घोड़े भी चोरी हो चुके हैं। सुल्तान ने अली बन सफियन को बुलाकर कहा कि वो सिपाहियों के भेस में अपने सुराग रज़ा फौज में शामिल करके मालूम करे कि ये जुराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबरक को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था, जहां तक अली बन सफियन के सुराग रज़ा की रसाई मुहाल थी। ये एक बहुत बड़ा किला नुमा मकान था। मिस्रियों का एक कुंबा नहीं, बल्कि पूरा खानदान इसमें रहता था। इस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी, क्योंकि यहाँ खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहाँ से माली मदद मिलती थी। फौजी मेले में इस खानदान ने सुल्तान ऐवबी को अशरफीव की 2 थैलियां फौज के लिए पेश की थी। ये सौदागिर खानदान था। मसरमी सुल्तान ऐवबी के आने से पहले ये मकान सोडानी फौज के बड़े रुतबे वालों और इंतजामिया के हाकिमों की मेहमानगाह बना रहा था। सोडानियों को सुल्तान ऐवबी ने आकर ख़त्म कर दिया तो इस ख़ानदान की वफ़ादारियाँ हुकूमत के साथ रहीं और ये सुल्तान ऐवबी का वफ़ादार हो गया। जिस रोज़ सुल्तान ऐवबी ने अलबरक और अली बन सफियन को हुक्म दिया कि वो फ़ौज में जुराइम की वबा की वजूहात मालूम करें, इससे अगली रात इस मकान के एक कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। इसे देखकर सब उठ खड़े हुए। अलिफ के साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका आधा चेहरा निकाब में था।
کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دی۔ وہ بورے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بورے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوج میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغ رسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی ہی امید افزا ہے۔ دو مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بورے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کر دے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا کہ جب کوئی سالار یا نائب سالار صلاح الدین ایوبی کو قتل کر بڑھے گا۔ بورے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا متم نظر ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا اور وہ خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے، وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ سلطان کو قتل کرنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو، جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان امراء اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ صلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے 1 سال گزر گئے ہے۔ ایک نے کہا، اس 1 سال میں آپ نے کیا ہے؟ محترم، آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے۔ ایک صلاح الدین ایوبی، دوسرا علی بن سفین۔ اگر علی بن سفین کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہیں جو سلطان ایوبی کے سینے کے ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں۔ بورے نے کہا اور اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بورے نے کہا، یہ ہیں وہ آنکھیں۔ دیکھ لو ان آنکھوں میں کیا جادو ہے۔ تم سب نے صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خادم الدین البرق کا ناگنا سنا ہوگا۔ تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک علی، دوسرا البرق۔ علی بن سفین کو قتل کرنا حماقت ہو گیا۔ میں نے جس طرح البرق پر قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ البرق آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں۔ بورے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھ سے چھیڑ کر کہا، میں نے اسے ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ میں نے آج آپ سب کو چند اور باتیں بتانے کے علاوہ یہ خوشخبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں جلدی برخاست ہونا ہے، کیونکہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں۔ اس لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی استادی سے یہ ڈرامہ کھیل لے گی۔ اس کی عمر دیکھے، پختہ نہیں ہے۔ میں نے پورے 1 سال ایسے موقع کی تلاش میں مارا پھر طرح کہ علی بن سفین یا البرق کو یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا کبھی نہیں، کیونکہ میں ان کی شناخت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ فوجی حکام کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا تھا۔ آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے پتا چل گیا کہ اس نے اپنے فوجی کمانداروں، سالاروں اور عہدے داروں سے کہا ہے کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا رعب نہیں، بلکہ اعتماد پیدا کریں۔ مجھے علی بن سفین کہیں نظر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا تھا، البرق نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ میں نے لڑکی کو اس کے پاس بٹھا دی۔
इसे मैं 8 महीनों से इस्तादी तरीके सिखा रहा था। मुझे अपना बुरा खावनद और अपने आप को खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर इसने अलबरक जैसे मोमन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने इसे बताया कि इसे खंडर में क्या नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहां मौजूद था। 2 आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 2 को आप सब नहीं जानते। वो हमारे गिरोह के आदमी हैं। इसने अलबरक पर साबित कर दिया कि ये इसकी खातिर जान दे देगी। हमारे चारों साथियों ने अलबरक पर और इस पर तलवारों से हमले किए। इसने बरछी के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबरक को शक तक न हुआ। कम वक्त के दिमाग में ये भी ना आई कि तलवारों के और बरछी के इतने वार हुए, मगर कोई जख्मी तक न हुआ। मैंने ये कहकर ये खेल ख़त्म किया कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने इसे खुशी का इजहार करते हुए अलबरक के हवाले कर दिया। मैंने इसे अपना नाम आसफ़ा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है। मैंने इसे शराब का आदी बनाया है। इसने कभी नहीं पी थी। पहली बीवी उसी घर में रहती है। अलिफ सके बच्चे भी हैं, लेकिन वो सबको जैसे भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील से बताया कि इसने कैसे कैसे तरीक़ों से सुल्तान ऐवबी के इस मुतमिद खास की अक़ल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। इन 3 महीनों में ये लड़की मुझे सलाहुद्दीन ऐवबी के कई कीमती राज दे चुकी है। बूढ़े ने कहा, सुल्तान ऐवबी बहुत ज़्यादा फ़ौज तैयार कर रहा है। इसमें से वो आधी मसर में रखेगा और बाकी नसीफ को अपनी कमान में ईसाई बादशाहों के खिलाफ लड़ाने के लिए जाएगा। इसकी नज़र यरूशलेम पर है, लेकिन अलबरक से इस लड़की ने जो राज लिए हैं, वो ये हैं कि सुल्तान सबसे पहले अपने मुसलमान हुक्मरानों और किलादारों को मुत्तहिद करेगा। इनके इत्तेहाद को सलीब के परस्तारों ने बिल्कुल उसी तरह बखेर दिया है जिस तरीके से हमने अलबरक को अपने कब्जे में लिया है। तो क्या हम ये समझें कि अलबरक अब हमारे गिरोह का फर्द है? एक आदमी ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, वो सच्चे दिल से ऐवबी का वफादार है। वो इतना ही वफादार इस लड़की का भी है। ये लड़की सुल्तान, कौम और इस्लाम की वफादारी का इजहार ऐसे वालिहाना तरीके से करती है कि अलबरक इसे कौम की जांबाज बेटी समझता है। इस लड़की के हुस्न और जवानी और मोहब्बत के अमली इजहार का जादू अलग है। अलबरक को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। सुरूरत ही किया है। वो पूरी तरह हमारे हाथों में खेल रहा है। सुल्तान ऐवबी और क्या करना चाहता है? इस गिरोह के एक रुकन ने पूछा। इसके ज़हन में सल्तनत इस्लामिया है। बूढ़े ने कहा, वो सलीब की सल्तनत में इस्लाम का झंडा गाड़ने का मंसूबा बना चुका है। हमारे इन जासूसों को जो समनद रपार से आए हैं, ऐवबी ने गिरफ्तार और बेकार करने के लिए अली बन सफ़ियन की निगरानी में एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार किया है। अलबरक से हासिल की हुई इत्तलाआत के मुताबिक इसने जानिबाजों की एक अलग फ़ौज तैयार की है, जिसे वो सलीबी मुल्कों में भेजकर जासूसी और तबाही कराएगा। इस फ़ौज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सलाहुद्दीन ऐवबी के मंसूबे बहुत ख़तरनाक हैं। इन्हीं को अमली जामा पहनाने के लिए इसने फ़ौजी मेले का ढोंग रचाया और 6-7 हज़ार जवान भर्ती कर लिए हैं। लोग अभी तक भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने वालों में सूडानी भी हैं। मुझे ऊपर से जो हदायत मिली हैं, वो ये हैं कि ऐवबी की फ़ौज में बदकारी के बीज बोने हैं। इसका तरीका ये है कि इनके दिलों में औरत और जौआ दाखिल कर दूँ। बूढ़े ने बताया कि इसने फौजी मेले के फौरन बाद अपने आदमी भर्ती करा दिए थे। इन्होंने बड़ी खूबी से फौज में जौआ शुरू करा दी है। जौआ और औरत ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को चोरी और कत्ल तक ले जाती हैं।
इसने दूसरा तरीका ये बताया कि असमत फरोश औरतों को ट्रेनिंग देकर फौजी कैंपों के इर्द गिर्द छोड़ दिया गया है, जो ये ज़ाहिर नहीं होने देती कि वो पेशावर हैं। इन्होंने सुल्तान के फौजियों को बदी के रास्ते पर डालने के साथ साथ इनमें रकाबत भी पैदा कर दी है। बूरे ने कहा, इसकी कामयाबी परसों सामने आई है। दो सिपाही एक औरत के खेमे में बैक वक्त पहुंच गए। दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक तो खेमे में ही मर गई, दूसरे के मुतालिक पता चला कि कैंप में जाकर मर गई है। ये रिपोर्ट सुल्तान ऐवबी तक पहुंच गई है। इसने अली बन सफियन और अलबरक को हुक्म दिया है कि फौजों में अपने सुराग रज़म भेजकर मालूम करें कि जो आबाजी, चोरी चुकारी और बदकारी क्यों बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप सब इन तमाम औरतों से जो उसी काम में मसरूफ हैं, कह दें कि कैंपों के करीब न जाएं। उसी मजलिस में ये भी बताया गया कि आसफा, जिसका असली नाम कुछ और था, 5वीं छुट्टी रात इस बूढ़े को इत्तलाएं देने जाती है जो वो अलबरक से हासिल करती है। जिस रात उसे बाहर निकलना होता है, वो अलबरक को शराब में एक खास सुफूफ घोल कर पिला देती है। अलिफ स के असर से सबा तक इसकी आंखें नहीं खुल सकती। मजलिस में ये इंकिशाफ भी हुआ कि मशरक़ शहरियों और कस्बों में खुफिया कहवा खाने और कमार खाने कायम कर दिए गए हैं। इनके असरात उम्मीद अफजा हैं। तरबियत याफ्ता औरतें अच्छे अच्छे घरानों के नौजवानों को बदकारी के रास्ते पर डालती जा रही हैं। अब कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान लड़कियों में भी बेहयाई का रुझान पैदा किया जाए। ये महफिल, जो जासूसों का एक खुफिया इजलास था, बर्खास्त हुई। वो सब इकट्ठे बाहर ना निकले। एक आदमी बाहर जाता था, 10-15 मिनट बाद दूसरा आदमी निकलता था। बूढ़ा भी चलाया था। सिर्फ आसफा और एक आदमी रह गया। आसफा ने निकाब में चेहरा छुपाया और इस आदमी के साथ निकल गई। अलबरक ने आसफा को एक राज बना के रखा हुआ था। इसने अभी किसी को नहीं बताया था कि इसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी मयूब नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त मजाक करेंगे कि इतना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली, मगर ये भी छप ना सका। अली बन सफीन ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। इसे ये इत्तलाएं मिल रही थी कि फौजी मेले के बाद शहर में भी जुआ और बदकारी बढ़ रही है। एक रोज़ एक सुराग रसा ने अली बन सफियन को ये रिपोर्ट दी कि गुज़श्ता 3 महीनों में इसने 4 बार देखा है कि खादिम अल-दीन अलबरक के घर से रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं, एक औरत सिया लबादे में लिपटी हुई निकलती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी इसके साथ हो जाता है। सुराग रसा ने बताया कि 2 बार इसने यहीं तक देखा। तीसरी बार इसने इस औरत का पीछा किया। वो इस आदमी के साथ एक मकान में चली गई। वहां से कुछ देर बाद निकली और उस आदमी के साथ वापस चली गई। इस सुराग रसा ने बताया कि इसने इस औरत को गुज़श्ता रात घर से निकलते एक आदमी के साथ जाते देखा तो ताक़ुब किया। वो उसी मकान में दाखिल हो गई। सर उसी देर बाद वो एक आदमी के साथ मकान से निकली। वो दोनों शहर के एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हो गए। सुराग रसा मकान से दूर दूर रहा। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद इस मकान से एक एक करके 11 आदमी निकले। आखिर में औरत एक आदमी के साथ निकली। सुराग रसा अंधेरे से फायदा उठाते हुए इनके ताक़ुब में गया। अलबरक के मकान से कुछ दूर आदमी एक और तरफ चला गया और औरत अलबरक के मकान में दाखिल हो गई। सुराग रसा अलबरक जैसे हाकिम के घर के मुतालिक कोई बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन अली बन सफीन की हदायत और इहकाम बड़े ही सख्त थे। इसने अपने जासूसों, मुखबिरों और सुराग रसानों से कह रखा था कि वो सुल्तान ऐवबी की किसी हरकत को शक से देखें तो भी इसे बताएं और वो किसी के रुतबे का लिहाज ना करें। जहां इन्हें किसी कस्म का शक हो, ख्वाह कितना ही मामूली क्यों ना हो, वो अली बन सफीन को तफसील से बताएं।
ये सबक जासूसी की ट्रेनिंग में शामिल था कि जासूसी की कामयाबी का दारोमदार ऐसी ही हरकतों और बातों से होता है जिन्हें बेमना समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस सुरागरसन ने 4 मरतबा जो मुशाहिदा किया था, वो अली बन सफीन के लिए हम था। वो अलबरक की बीवी का अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी कि रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अलबरक की कोई जवान बेटी भी नहीं थी। ये तो किसी को भी इल्म ना था कि अलबरक ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। इसने इस मसले पर बहुत गौर किया। उसे ये ख्याल भी आ गया कि अलबरक इसका दौसत भी है। उसे हक पहनचता था कि इसके दौसत के घर में कोई गड़बड़ है, इसके लिए कुछ करे। मगर इसके जहन में जासूस गालिब थी। वो ये थी कि शहर में मशकूक औरतों का रेला सा आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलबरक किसी बदकार औरत के चक्कर में आ गया हो। एक तरीका इसके दिमाग में आ गया। इसने अपने महकमे की एक औरत को इस रूप में अलबरक के घर में भेजा कि वो एक मजलूम औरत है। अलिफ सीन का खावनद मर गया है और इसके बेटे आवारा हो गए हैं, लिहाजा इसकी इयानत की जाए। हिदायत के मुताबिक ये औरत उस वक्त अलबरक के घर में गई जब वो घर में नहीं था। दूसरी हिदायत के मुताबिक वो सारे घर में फरी तो उसे आसफा नजर आ गई। ये औरत अलबरक की पहली बीवी से मिली, अपनी फरियद पेश की और कहा कि वो अलबरक की पहली बीवी अलबरक से इसकी सिफारिश करे। बातों बातों में इसने कहा, आपकी बेटी की शादी हो गई है या अभी कुंवारी है? इसे जवाब मिला, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे खावनद की दूसरी बीवी है। 3 महीने हुए इन्होंने शादी की है। अली बन सफीन के लिए ये इत्तला हैरानकिन थी। इसके दिल में यही शक पैदा हो गया कि रात को बाहर जाने वाली इसकी नई बीवी हो सकती है। अली ने एक और औरत के हाथ अलबरक की पहली बीवी को पैगाम भेजा कि वो उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, मगर अलबरक को पता ना चले। इसने ये भी कहला भेजा कि इनके घर के मुतालिक कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वक्त वो बता दिया जब अलबरक दफ्तर में मसरूफ होता था। वो आ गई। अली बन सफीन के दिल में इस मज़ज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। इसने अलबरक की बीवी से कहा कि इसे मालूम हुआ है कि अलबरक ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, का शक्र है कि इसने दूसरी शादी की है, चौथी और पांचवी नहीं की। बातें करते करते अली बन सफीन ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है। अली बन सफीन ने पूछा, आपको इस पर किसी कसम का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूं कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो ना जानेगी। वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूं। मेरे खावनद का ये हाल है कि इसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं इस लड़की के खिलाफ खावनद के साथ बात करूं तो वो मुझे घर से निकाल दे। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूँ। ये लड़की साफ नहीं। हमारे घर में शराब की बो भी कभी नहीं आई थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बन सफीन ने चौंक कर पूछा। अलबरक शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमसत और मदहवश हो जाता है। मैंने 6 बार इस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है, इस रात अलबरक बेहोश होता है। सबा बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, इसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बन सफीन ने कहा, वो जासूस है। वो अलबरक को नहीं, कौम को धोखा दे रही है। जासूस? बीवी ने चौंक कर कहा, मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई, दानत पेश कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूँ।
अलबरक पक्का मुसलमान था। इसने जिंदगी इस्लाम के नाम पर वक़िफ़ कर रखी थी। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्ज़े में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। अली बन सफ़ीन ने इसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और इसे समझाया कि अभी ये यकीन करना है कि ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अलबरक भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या इसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को ये भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं, गिरफ्तार किया जाता है और इनके दूसरे साथियों के मुतालिक पूछा जाता है। अली बन सफ़ीन ने इसे कुछ हदायत दी और उसे कहा कि वो लड़की की हर हरकत पर नज़र रखे। ये औरत चली गई। यूं मालूम होता था जैसे अली बन सफ़ीन की हदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर इसकी चाल और इसके अंदाज से ये भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खावनत की वफादार बीवी और मुल्क व मिल्लत पर जान निसार करने वाली कौम की बेटी थी। सिलसिला जारी है।